ये ड्रामा डेस्टिनी विथ यू एपिसोड 15। तो अब तक हमने देखा कि शिन्यो के पास्ट में उसे होंगजो की तरफ से जो कर्ज मिला था वो अब इस जन्म में पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इतने मुश्किलों के बाद आखिरकार वो दोनों अब साथ में रह सकते हैं। और ये जानकर होंगजो को भी बहुत ही खुशी होती है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस वाले बताते हैं कि जुंग ने शायद उनके साथ मजाक किया है। उन्होंने पूरे एरिया में देखा, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो अब तक पकड़ा नहीं गया है तो खतरा भी नहीं टला। तो आप दोनों अपना ख्याल रखें। इसके बाद शिन्यो और होंगजो दोनों घर के लिए निकलते हैं। होंगजो कहती है मुझे बस स्टॉप के पास छोड़ देना, मैं अपने घर चली जाऊंगी। पर शिन्यो उससे कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे घर चल रही हो और आज रात हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। जब ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो दोनों गार्ड पहले वहाँ की पूरी तलाशी लेते हैं, जिसके बाद शिन्यो और होंगजो घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद होंगजो शिन्यो की दवाई लेने जाती है ताकि उसकी चोट पर वो मलहम लगा सके। शिन्यो उससे कहता है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती है तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? होंगजो कहती है तुम्हारी भलाई के लिए गई थी। शिन्यो कहता है ठीक है, पर इससे काम नहीं चलेगा। शिन्यो होंगजो से किस मांगता है। आगे जब ये दोनों सोने जाते हैं तो एक्साइटमेंट के कारण दोनों को नींद नहीं आती और होंगजो कहती है इस तरह हम दोनों नहीं सो पाएंगे, मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर सो जाती हूँ। पर शिन्यो उसे बाहर सोने नहीं देता। ऐसे ही लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है। ये दोनों एक ही बिस्तर में सो गए थे और इन दोनों की आंखें खुलती है डोरबेल के बजने से। शिन्यो जाकर देखता है तो उसके पेरेंट्स बाहर थे। वो इसके बारे में आकर होंगजो को बताता है। फिर होंगजो डर के मारे खड़ी हो जाती है। वो जगह ढूंढने लगती है कि उसे कहाँ छिपना चाहिए, पर शिन्यो उससे कहता है तुम्हें छिपने की क्या जरूरत है, वो सब कुछ जानते तो है। पर होंगजो कहती है मैं अभी नींद से उठी हूँ, मैंने मुंह भी नहीं धोया, मैं ऐसे कैसे उनसे मिल सकती हूँ। पर शिन्यो उससे कहता है यकीन मानो तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। आखिरकार इतनी देरी करने के बाद वो दरवाजा खोल ही देते हैं। शिन्यो के डैड होंगजो को यहाँ पर देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। वो होंगजो को भला बुरा कहने लगते हैं कि एक तो उसी की वजह से शिन्यो पर अटैक हुआ और उसके बाद वो हॉस्पिटल में उससे मिलने भी नहीं आई और अब तक शिन्यो बिल्कुल ठीक भी नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पर रहने चली आई। शिन्यो की मॉम और शिन्यो बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर मिस्टर जंग तो आगे बोलते ही जा रहे थे। होंगजो माफी मांगते हुए कहती है उस टाइम पे मुझे गिल्ट फील हो रहा था, इसलिए मैं वापस मिलने नहीं आई और मैंने शिन्यो से ब्रेकअप करने की भी कोशिश की थी, पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं शिन्यो को बहुत ही पसंद करती हूँ। ये सुनकर मिस्टर जंग कहते हैं ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। और तब शिन्यो की मॉम होंगजो से कहती है मुझे तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, हम फिर कभी और मिलते हैं। इसके बाद वो मिस्टर जंग को जबरदस्ती यहाँ से ले जाती है। उनके जाने के बाद शिन्यो होंगजो से कहता है कि प्लीज मेरे डैड की बातों का बुरा मत मानना। होंगजो कहती है वो सही तो कह रहे थे, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ था, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड के कहने पर भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ योनजो मिस्टर जंग से कहती है वो तुम्हारी औलाद नहीं है, तुम उस पर इस तरीके से भड़क नहीं सकते। मिस्टर जंग कहते हैं मैं इसलिए भड़कता हूँ क्योंकि दूसरों की औलाद से ज्यादा मुझे मेरी औलाद की फिक्र है। शिन्यो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ और वो लड़की उसके साथ सोने लगी। योनजो कहती है जब वो नायोन के साथ था तब तो तुम कहते थे बिना शादी के ही बच्चा पैदा कर लो, तो अब तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? अगर मिस्टर जंग कहते हैं क्योंकि उस लड़की का हमारे साथ कोई बराबर ही नहीं है। तब योनजू कहती है मेरी भी तो कोई हैसियत नहीं थी, ना फैमिली की ना एजुकेशन की, फिर भी तो हम साथ में हैं। पर मिस्टर जंग कहते हैं तभी तो हमारी शादी डिवोर्स तक आ गई है। और तब योनजू ये सुनकर सैड हो जाती है और वो कहती है इसका मतलब इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली की कोई हैसियत नहीं थी, तो ठीक है हम दोनों डिवोर्स ले ही लेते हैं। और तब मिस्टर जंग कहते हैं हाँ ठीक है ले लो। आगे जब होंगजो घर आ जाती है तो वो सोचती है कि इसके बारे में जेक्योंग को भी बता देना चाहिए, इसलिए वो उसे बाहर बुलाती है और वो कहती है कि अब मैं हमेशा के लिए यहाँ पर वापस आ गई हूँ। जेक्योंग कहता है पता है मुझे। और यहाँ पर हम उसी आंटी को देखते हैं। होंगजो बिना बताए वहाँ से आ गई थी, इसलिए आंटी उसके लिए परेशान हो रही थी। आगे आंटी उससे कहती है उसके कॉल करने पर तुम अकेली वहाँ पर चली गई, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? जेक्योंग उससे कहता है चाहे कुछ भी हो आगे से तुम अकेली नहीं जाओगी। आंटी कहती है जब मैंने जेक्योंग को यहाँ पर घर दिया था तभी लगा था कि ये अच्छा लड़का है, तो मेरी लड़की का ख्याल रखना। तभी यहाँ पर शिन्यो आ जाता है। शिन्यो कहता है आप गलत लड़के को जिम्मेदारी दे रहे हो, मैं होंगजो का बॉयफ्रेंड हूँ तो ये जिम्मेदारी आपको मुझे देनी चाहिए। आंटी कहती है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम तो इससे नहीं मिलने वाली थी, तो क्या तुम इतनी दूर से इससे मिलने आई हो? वैसे लड़कों का इतना हैंडसम और टॉल होना अच्छी बात नहीं होती। इधर हम ऑफिस में देखते हैं कि पार्क डिवीजन में चा सेयोंग मिस मायून से मिलने आई थी। मिस मायून खड़ी होकर कहती है तुम जिसे ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ। इन दोनों को देखकर मिस्टर गोंग छिपने लगते हैं। तब चा सेयोंग मायून के पास आकर उसकी इंसल्ट करने लगती है। वो मिस्टर गोंग से कहती है क्या तुमने सच में इस 2 कौड़ी की औरत के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया? इसमें देखने लायक है ही क्या?
इतनी छोटी है कि दिखती ही नहीं। और तब मायून भी पीछे नहीं हटती। इनके बीच बहस शुरू होने लगती है और मिस्टर गोंग आकर चा सियोंग को रोकने लगते हैं, लेकिन चा सियोंग जोर का एक मिस्टर गोंग को चाटा लगा देती है और ये देखकर मिस मायून उसके बाल पकड़कर नोचने लगती है और इनके बीच फाइट शुरू हो जाता है। सेबल और सेजोंग दूर से देखकर ये सोचने लगते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर गॉन के लिए दोनों लड़ रही हैं। अगले दिन होंगजो भी ऑफिस आ जाती है और उसके सीनियर उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। सेजियोंग उससे कहती है अब तुम ऑफिस से जाते और आते वक्त हमारे साथ आना। और तब सेवल कहती है तुम पागल हो, वो लीगल एडवाइजर के साथ आएगी जाएगी, तुम भूल गई ये दोनों डेट कर रहे हैं। जिसके बाद सेवल होंगजो को वो सारी कहानी बताती है जो उसने मिस कर दी थी, कैसे मिस्टर गॉन के लिए मिस मायून और चा सियोंग दोनों लड़ रहे थे। और ये जानकर होंगजो को बहुत ही हैरानी होती है। तब सेवल कहती है मुझे भी पहले हैरानी होती थी जब मुझे ये पता चला कि लीगल एडवाइजर के साथ तुम डेट कर रही हो। अब पता चल रहा है कि हिम्मत रखने पर ही सब कुछ पॉसिबल है, तो अब मैं भी ऐसा करूंगी। वो होंगजो से कहती है जेक्योंग को पटाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम फिर से अपने घर पर एक पार्टी रखो। आगे हम शिन्यो को देखते हैं। वो जैसे अपने ऑफिस आता है पाक डोंग उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि सर मैंने आपको बहुत ही मिस किया। शिन्यो कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें पता है ना मुझे चोट लगी है। इसके बाद यहाँ पर जेक्योंग आता है और वो शिन्यो से उसका रिजाइन लेटर मांगता है। शिन्यो कहता है पर मैं अब जॉब नहीं छोड़ना चाहता। जेक्योंग कहता है तुम अच्छे से जानते हो तुम मेयर की बेटी को छोड़कर किसी और के साथ डेट करने लगे हो और ये जानते हुए भी मेयर तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करने देंगे। शिन्यो कहता है मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके मुताबिक तुम मुझसे ऐसे ही रिजाइन लेटर नहीं मांग सकते जब तक मैंने कोई नियम का उल्लंघन ना किया हो। और वैसे तुम अब मेयर की साइड क्यों ले रहे हो? जेक्योंग कहता है क्योंकि मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ और एक बार फिर से इसके बारे में सोच लेना। आगे देखते कि होंगजो काम के सिलसिले में पार्क को देखने आई थी और यहाँ पर वो दूर से देखती है कि यूरोम को कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। वो यूरोम को धक्का दे देते हैं, जिसके बाद होंगजो यहाँ पर दौड़ कर आती है और वो यूरोम को उठाती है। वो उन बच्चों से कहती है तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो इसे गुंडागर्दी कहते हैं। बच्चे होंगजो से कहने लगते हैं पर ये स्कूल नहीं है, स्कूल के बाहर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पर शिन्यो आ जाता है। तो बच्चों को डराने लगता है कि उनके एज में भी अगर कोई किसी को परेशान करता है तो उन्हें भी कई तरह की सजा मिलती है। और ये सुनकर ये तीनों बच्चे यहाँ से कट लेते हैं। यूरोम कहता है तो आप वही हैं जिनके बारे में दीदी बात करती है, तो आप मेरी तरह से पास हुए। होंगजो शिन्यो से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें आज कोई काम नहीं है? तब शिन्यो कहता है मैं यहाँ पर काम ही तो करने आया था। यूरोम फट से बोलता है झूठ मत बोलो, आप दीदी को यहाँ पर देखने आए थे। और तब शिन्यो से कहता है तुम्हारा दिमाग मेरी तरह चलता है, तो मेरी तरफ से तुम भी पास हुए। आगे हम वुक को देखते हैं। वो डिवोर्स पेपर लेकर मिस्टर जंग के पास आया था और ये देखकर मिस्टर जंग हैरान हो जाते हैं। इतना कहने पर उसने पेपर भी भिजवा दिए। वो योंजू को कॉल लगाने लगता है। वो कहता है कि आपको उन्हें कॉल नहीं करना चाहिए, इससे आपकी तरफ से केस और भी वीक पड़ जाएगा। मिस्टर जंग कहते हैं पर हमारे बीच डिवोर्स का कोई बड़ा रीजन है ही नहीं। और तब वो कहता है मैं आपको रीजन पढ़ के बताता हूँ। दरअसल किसी औरत को बार बार बेइज्जत करने पर, उससे बदतमीजी से बात करने पर ये मुद्दा भी डिवोर्स का बड़ा रीजन बन सकता है। उसने कब कब योंजू को बुरा भला कहा, उसकी इंसल्ट की, इन सब की लिस्ट योंजू ने बना रखी थी। मिस्टर जंग हमेशा से ही योंजू को एक पागल औरत और उससे ज्यादा दिमाग तो एक कबूतर के अंदर होगा, ऐसे कई शब्द अपनी पत्नी के लिए यूज किए थे। और जब वो ये सुनता है तो उसे भी बहुत ही बुरा फील होता है। घर आने के बाद वो योंजू को लगातार कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती, इसलिए वो शिन्यो को कॉल करके पूछता है क्या तुम्हारी मॉम अभी वहाँ पर है? शिन्यो कहता है नहीं, पर आप दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? मिस्टर जंग डिवोर्स पेपर के बारे में नहीं बताते। इसके बाद शिन्यो अपनी मॉम को कॉल करता है और उसकी मॉम बहुत ही सैड थी। वो कहती है इस टाइम पर मुझे ये सब फैसला नहीं लेना चाहिए था, पर मैं ये फैसला बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, पर कोई ना कोई बात बीच में आ जाती थी जिसके कारण मैं कमजोर पड़ जाती थी। क्या मेरा ऐसा करना सही होगा? तो शिन्यो कहता है मैं हमेशा आपके साइड होऊंगा, मैं बस चाहता हूँ कि आप खुश रहें और मेरी चिंता मत करें। अगर आपको अभी फैसला लेना है तो आप अभी ले सकते हो। और शिन्यो की मॉम उससे कहती है थैंक यू, तुमने मुझे समझा। आगे हम जेक्योंग और मिस्टर ली को देखते हैं। मिस्टर ली जेक्योंग को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और जेक्योंग उस पैसे को लेने से मना कर देता है। वो कहता है मैं ये पैसे नहीं ले सकता, मुझे जो मेयर ने करने को कहा था मैंने बस वही किया है। ली कहता है देखो मेयर पे मुझे इतना विश्वास नहीं है और तुम वहाँ पर पावरफुल पोजीशन पे हो, अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो हम दोनों का बहुत ही फायदा होगा, तो अब तुम सोच कर बताना कि तुम्हें क्या करना है। इसके बाद मिस्टर ली शिन्यो के ऑफिस चला आता है और वो शिन्यो से कहता है अब जल्दी ही ओंजू माउंट एरिया का काम मेरे हाथ में आ जाएगा। शिन्यो कहता है ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, तुम्हें अभी जितना इतरना है इतर लो। और इस पर मिस्टर ली कहता है अब तो ये सब कुछ मेरे हाथ में है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो मेरे साइड आ गया है। दरअसल वाओ कंपनी से लेकर ये प्रोजेक्ट होम कंपनी को दिया जा रहा है और वाओ कंपनी किसी और की नहीं बल्कि शिन्यो के डैड की कंपनी है। ये शिन्यो इसके बारे में न्यूज में भी देखता है
और वो परेशान होकर अपने डैड को कॉल करता है। जंग ये देखकर खुश होता है कि शिन्यो ने उसे कॉल किया। शिन्यो उनसे कहता है कि मैंने न्यूज में देखा इसलिए मैंने कॉल किया, क्या आप ठीक हैं? जंग कहता है कि इन छोटे छोटे मामलों से हमें कभी कोई फर्क पड़ा है, ऐसे तुम अब कॉल रखो क्योंकि मैं गोल्फ खेल रहा हूँ। कॉल रखने के बाद हम मिस्टर जंग को देखते हैं, वो इसी मुद्दे के लिए मीटिंग में बैठे हुए थे। दरअसल माउंट ओंजू का एरिया इनकी विरासत में भी आता है और अचानक प्रोजेक्ट के चले जाने की वजह से जिन बैंक ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था वो तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहते हैं और इन सब की वजह से मिस्टर जंग अभी उलझन में फंसे हुए हैं। आगे हम शिन्यो को जेक्योंग के ऑफिस में देखते हैं, वो यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था। तभी यहाँ पर जेक्योंग आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शिन्यो कहता है कोई सीक्रेट फाइल ढूंढ रहा हूँ। वो तुम ही थे ना जिसने जमीन का मालकीना हक ओंजू सिटी को ट्रांसफर करके होम कंपनी को बेच दिया। जेक्योंग कहता है जमीन ओंजू सिटी को देने के बाद इस पर तुम्हारा हक खत्म हो गया। शिन्यो कहता है यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना गिर सकते हो। इस पर जेक्योंग कहता है कि समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए। तुम मेरे ऑफिस से निकलो, मुझे और भी बहुत काम है। ये हम होंगजो को बैंक से बाहर निकलते हुए देखते हैं और उसके पीछे पीछे यहाँ पर शिन्यो भी आ गया था, जो उसे देखकर कहती है तुम यहाँ पर भी आ गए, लगता है आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा काम नहीं है। शिन्यो कहता है मैं काम ही तो कर रहा हूँ, मेरा दिल कह रहा था कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए तो मैं तुमसे मिलने चला आया। और फिर होंगजो उसे साइड ले जाकर हक करती है और उससे पूछती है आज ऑफिस में कुछ हुआ था क्या? शिन्यो कहता है तुम्हें कैसे पता? होंगजो कहती है अब मुझे सब पता रहता है क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। इसके बाद शिन्यो कहता है दरअसल मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है और ये सुनकर होंगजो हड़बड़ाने लगती है। वो कहती है तुमने पहले क्यों नहीं कहा, मैं कुछ अच्छा पहनती। और शिन्यो कहता है तुमने अच्छे कपड़े ही तो पहन रखे हैं। और फिर होंगजो उसे कहीं अपने साथ लेकर चली जाती है। वहीं हम रेस्टोरेंट में योंजू और वुक को देखते हैं। उन्हें बताता है कि मैंने डिवोर्स पेपर उन्हें भेज दिया है, लेकिन जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। वो इसके लिए अभी राजी नहीं हुए। अगर ये केस एक बार कोर्ट तक चली गई तो आप लोगों की काफी बदनामी होगी। अगर आप लोग इसके लिए रेडी नहीं हो तो आप दोनों को बात कर लेना चाहिए। योंजू कहती है इसमें बात क्या करना है, वो आदमी तो मुझे पागल ही कहेगा। आगे वुक उनसे पूछता है क्या इसके बारे में आपने शिन्यो से बात की? और योंजू कहती है हाँ, मेरा बेटा मेरा ही साथ देगा। तभी यहाँ पर शिन्यो और होंगजो भी आ जाते हैं। होंगजो योंजू के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर आई थी और योंजू को ये गिफ्ट बहुत ही पसंद आता है। वो होंगजो से कहती है तुम बहुत ही अच्छी हो और मुझे बहुत ही पसंद आई, तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो। डिनर करने के बाद योंजू जब घर लौटती है तो वो देखती है कि मिस्टर जंग सो गए थे और उनके आसपास बहुत सारे कागज पड़े हुए थे। अब वो उन्हें जगाती है तो मिस्टर जंग उससे कहते हैं तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी ना, इसलिए वापस आई हो, प्लीज मुझे डिवोर्स मत देना, मुझे माफ कर दो, हर बार तुम्हें बहुत ही भला बुरा कहा। तब योंजू कहती है मैं फिलहाल के लिए डिवोर्स को टाल रही हूँ, अब तक तुम इस मुसीबत से नहीं निकल जाते, चिंता मत करो, तुम्हारी कंपनी को कुछ नहीं होगा। मिस्टर जंग कहते हैं कंपनी की किसको परवाह है, अगर तुम्हें पाने के लिए ये कंपनी भी चली जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मिस्टर जंग को एहसास हो चुका है कि अपने प्यार की रेस्पेक्ट करना भी जरूरी होता है। आगे हम नायोन को देखते हैं और उसके साथ मिन्हो भी बैठा हुआ था और यहाँ पर थोड़ी ही देर में होंगजो भी आने वाली थी। नायोन मिन्हो से कहती है तुम डायरेक्ट यहाँ पर क्यों चले आए, शायद तुम्हें होंगजो से मिलना है, अगर उससे मिलने की इतनी इच्छा हो रही थी तो ओंजू सिटी क्यों नहीं चले जाते, वो वहीं काम करती है। और तभी यहाँ पर होंगजो भी आ जाती है। उसके आते ही नायोन उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देती है कि यही लड़की है जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को चुराया है। इस बार होंगजो भी पीछे नहीं हटती और वो उससे पूछती है कि एक गरीब लड़की ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छीन लिया तो बताओ तुम्हें कैसा लगा होगा। नायोन कहती है ये बकवास करना बंद करो, कितनी कमीनी हो तुम। तब होंगजो कहती है मुझसे ज्यादा कमीनी तो तुम हो, स्कूल में भी अपने डैड की पावर का यूज किया, तो ओंजू सिटी में मेयर की पावर का यूज कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? इस स्कूल में मीनो ने जब मुझे जबरदस्ती किस किया था तो तुमने ही उसे ऐसा करने को कहा था और तुमने चिपके से इसकी वीडियो निकाल ली ताकि तुम सबके सामने मुझे इंसल्ट कर सको और अपने आप को बेचारी बना सको। और आज भी तुम कुछ ऐसा ही कर रही हो। शिन्यो को अपने डैड के पावर से परेशान करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम हर चीज के लिए मुझसे माफी मांगो। और तब नायोन होंगजो को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है और होंगजो उसका हाथ पकड़ लेती है। नायोन उससे कहती है तुम जैसी गरीब लड़की से मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी, वैसे भी तुम्हें हाई स्कूल के सच के बारे में पता चल गया हो तो इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है। होंगजो कहती है मेरे पास एक गवाह है, लेकिन लगता नहीं है कि वो कुछ कहेगा। दरअसल मिन्हो भी नायोन के पावर के नीचे दबा हुआ है। नायोन कहती है लगता है वो कुछ कहना नहीं चाहता, अब यहाँ से दफा हो जाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, चाहे वो शिन्यो हो या फिर बाओ कंपनी। होंगजो कहती है ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। शिन्यो के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और ये जानना तुम्हारे सोच के बाहर है। इसके बाद होंगजो शिन्यो के पास आने के लिए निकलती है
और हम देखते हैं कि उसने नायोन की बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं यूरम अपने दादाजी के साथ घर जा रहा था और रास्ते पे उन्हें जुंग मिल जाता है, यानी कि जुंग फिर से अपनी चाल चलने वाला है। वहीं होंगजो शिन्यो के पास पहुंच जाती है और शिन्यो उसे प्यारे से फूल गिफ्ट करता है। वो कहता है ये प्यारे से फूल जैसी लड़की के लिए, और होंगजो कहती है और जो ये फूल दे रहा है वो खुद एक फूल है। शिन्यो उससे उसके कपड़ों के बारे में पूछता है क्योंकि नायोन ने उसके कपड़े में वाइन गिरा दी थी। होंगजो कहती है अपने पुराने दोस्तों से मिलने गई थी और वहाँ पर नायोन से लड़ाई होगी। शिन्यो कहता है तो क्या इस बार तुम जीती? होंगजो कहती है हाँ, पर इस बार मैंने उसकी चलनी नहीं दी, और इसके लिए शिन्यो उस पर प्राउड फील करता है। जिसके बाद ये दोनों घर चले आते हैं। शिन्यो होंगजो को वो ब्रेसलेट फिर से पहनाता है और होंगजो कहती है अब मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी। जिसके बाद होंगजो चेंज करके शिन्यो की एक बड़ी सी शर्ट पहन लेती है और शिन्यो होंगजो को इन कपड़ों में देखकर अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर ये दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। अगले मॉर्निंग शिन्यो को योनवोल दादी का कॉल आता है और वो कहती है कि मैंने एक सपना देखा, तुम दोनों को लड़की होगी, तो अब मेरी बात होंगजो से करवाओ। शिन्यो कहता है मैं यहाँ पर अकेला हूँ। योनवोल दादी कहती है ठीक है, वो उठ जाए तब मेरी बात करवा देना। आगे हम होंगजो को उसके काम पर देखते हैं और उसके पीछे वो दोनों बॉडीगार्ड भी थे। तभी यहाँ पर यूरम के दादाजी आते हैं। वो होंगजो से कहते हैं मुझे तुमसे यूरम के बारे में कुछ बात करनी थी, लेकिन गार्ड उन अंकल को होंगजो के पास नहीं आने दे रहे थे। तब होंगजो कहती है चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ, दरअसल मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी थी, तब तक आप दोनों कुछ खा पी आइए। उनके जाने के बाद दादाजी जब उसे यूरम के बारे में बताने लगते हैं तो ये सीन यही कट होता है। आगे हम शिन्यो को उसके ऑफिस में देखते हैं। तभी शिन्यो के पास उसके गार्ड का कॉल आता है और वो बताते हैं कि होंगजो गायब हो चुकी है। शिन्यो उनसे कहता है कि पूरे पार्क की तलाशी लो और उसके बाद शिन्यो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को खबर मिलती है कि होंगजो माउंट ओंजू गई है और फिर शिन्यो भी वहाँ के लिए निकलता है। वहीं दूसरी तरफ माउंट ओंजू में हम जुंग को देखते हैं। वो किसी गुफा के बाहर था, पर हम देखते हैं कि जुंग फिर से ब्लैक मैजिक कर रहा है और उसी के पास हम होंगजो को बेहोशी की हालत में देखते हैं और यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो जाती है।